पति पत्नी के बीच शर्म कैसी। वो मुझसे कम कमाता हो या ज़्यादा, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मायने रखती थी तो वो पारदर्शिता, जिसकी कसम हमने 7 फेरों के बीच ली थी। आगे की कहानी विस्तार से सुनिए। उस शाम अचानक एक जानी पहचानी सूरत मुझे न्यू मार्केट में चहलकदमी करते हुए दिखी। जूली। एक क्षण के लिए लगा ये मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। वो जैसे ही एक गारमेंट की दुकान में घुसी, उसे करीब से देखने के प्रयास में मैं भी उसी गारमेंट की दुकान में घुस गई। चेहरे पर उम्र का एहसास साफ दिख रहा था। एक हरे बदन की जूली ने नीली जींस के ऊपर रंगीन कमीज पहन रखी थी। हील वाले सैंडल उसे भले ही नौ यौना नहीं बना रहे थे, फिर भी उसकी चाल का फुर्तीलापन यही बता रहा था कि वो अभी भी खुद को किसी से कम नहीं आंकना चाहती। जूली। बेसाख्ता मैंने उसे पुकारा तो उसने मेरा चेहरा ऊपर किया। सुम्मी, मैं गलत तो नहीं कह रही? सामने से आवाज़ आई। बिल्कुल नहीं। और फिर आगे बढ़कर हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। उसने एक सुंदर सा स्कार्फ और प्लाजो खरीदा। फिर थोड़ी बहुत औपचारिकता के बाद मुझे पास के ही रेस्टोरेंट में ले गई। पुरानी यादों को ताज़ा करने की इच्छा तो मेरे मन में भी थी। यहाँ आना कैसे हुआ? टेबल पर बैठते हुए जूही ने पूछा। नंदी यहीं पर सेटल है। उसकी प्लेसमेंट एजेंसी है। बहू भी उसी के साथ काम करती है। आजकल फैमिली वे में है, इसीलिए आना ज़रूरी था। मैंने जवाब दिया। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? जिज्ञासा मुझे भी थी। इंटीरियर डिजाइनिंग करती हूँ। ऑफिस अली रोड पर मेरा ऑफिस है। बेटा बहू कहाँ है? मेरे सवाल पर उसका चेहरा उतर गया। मैं उसके मनोभावों को समझ नहीं पा रही थी। सारे सवाल यहीं पर पूछ लोगी क्या? कॉफ़ी पीकर हम दोनों चहकते हुए बाहर निकले तो जूली ने पर्स में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और मुझे देते हुए बोली, फिलहाल तू कुछ समय तो दिल्ली में ही रहेगी ना? किसी दिन मौका मिले तो फ़ोन करके मेरे घर आ जाना, तभी खुलकर बातें करेंगे। उसने मेरे लिए टैक्सी बुक की और टैक्सी ड्राइवर को लोकेशन बताकर कार पार्किंग की तरफ मुड़ गई। रास्ते भर एक बात मेरे जहन में कौंधती रही कि क्या बातें खुलकर करेगी जूली? ऐसा कौन सा राज है, दफन है उसके सीने में, जिसका खुलासा करेगी? बेटे के सवाल पर वो चुप क्यों हो गई? सीधे सीधे बता देती पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है। बहरहाल उम्र के 60वें पड़ाव पर भी वो मुझे बेहद चुस्त दुरुस्त और खुशमिजाज दिखी। मैंने जूली के कथन का मान रखा और अगले हफ्ते उसके घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। ढेर सारी बातें करनी थी उससे। जूली के साथ मेरी बॉन्डिंग कमाल की थी। इसकी वजह थी जूली का पारदर्शी स्वभाव। उसे जो भी कहना होता बिना किसी छल कपट के साफ साफ कहकर अपना मन हल्का कर लेती थी। पढ़ने में वो शुरू से अच्छी थी, इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद उसे प्रथम प्रयास में ही आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला मिल गया था। चेहरे का रंग थोड़ा दबा था, बस यही एक खामी थी जिसके लिए उसके मन में कभी भी मलाल नहीं हुआ। हमेशा एक ही बात कहती, अपनी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत से मैं लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण जगह जरूर बना लूँगी। और उसने जगह बनाई भी थी। अपने क्षेत्र में वो हमेशा शीर्ष पर ही रही थी। मिलनसार इतनी कि मिनटों में किसी को अपना बना लेती। उसके कई क्लासमेट्स जो स्कूल से ही उसके दोस्त थे, अक्सर उसके घर आते जाते रहते थे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उसे किसी विशेष लड़के में रुचि थी। उल्टा उन सबके जाने के बाद मैं उसे छेड़ती, इनमें से कौन तुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? वो अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे घूरती, फिर हंस देती। जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से मुझे अलग से वैसे कोई पसंद नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो। बाद में पता चला उसका अपने बैचमेंट शुभेंदु से अफेयर चल रहा था। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे काफ़ी पहले ही हो गया था, क्योंकि मैं भी तो गुजर चुकी थी उम्र के इसी पड़ाव से। पहले अपना काम करते हुए वो कभी फ़ोन चेक नहीं करती थी।
अब जरा सी फुर्सत मिलते ही वो फ़ोन से चिपक जाया करती थी, बल्कि अपना मोबाइल अपने साथ ही रखती थी। उम्र की बंदिश ना होती तो शायद ही उसके घरवाले इस शादी के लिए तैयार होते। कहाँ शुभेंदु की सुनिश्चित आय वाली नौकरी, कहाँ जूही का भारी भरकम पैकेज। अचानक टैक्सी रुकने की चरमराहट सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई थी। कार्ड पर लिखे एड्रेस को खोजती हुई मैं सही स्थान पर पहुंच गई थी। दिल्ली के एक पास इलाके में उसका फ्लैट था। घर का इंटीरियर देखकर लगा उसके इंटीरियर का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। टेबल पर रखे फाइलों के ढेर और बार बार बजती फ़ोन की घंटियां उसकी व्यस्तता का सबूत थी। दरवाज़ा जूली ने ही खोला था। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई। फिर बोली, अब तुम 4-5 दिन यहीं रहो। मैं भी काम से छुट्टी ले लेती हूँ। खूब गुजरेगी जब मिल जाएंगे दो दीवाने। बेटे बहू ने सिर्फ आज की इजाज़त दी है। मैं मुस्कुराकर बोली, अब क्या तुम्हें उनकी इजाज़त लेकर जीना होगा? उम्र के इस पड़ाव पर भी मुक्ति नहीं। जूली ने चुहलबाजी की, तुम तो जानती हो औरत की स्थिति दांतों तले जीभ की तरह होती है। मायके में पिता भाई तो ससुराल में पति पुत्र। इनकी सुरक्षा कवच में ही हमारा वजूद सुरक्षित है। गलत, बिल्कुल गलत। जूली का स्वर तेज हो गया। दरअसल हम औरतें हिम्मत ही नहीं जुटा पाती इस सुरक्षा कवच को तोड़ने की। तोड़कर मिलेगा क्या? जूली चुप्पी साधी रही। मैंने पुनः अपनी बात जारी करते हुए कहा, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। इतना सुनते ही जूली की भ्रुकुटी तन गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि औरत थोड़े में ही अपने आप को सीमित क्यों रखे। इसी रूढ़िवादी मेंटेलिटी का ही तो पुरुष फायदा उठाता है। खुद ऑटोक्रेट बनकर शासन करता है और औरतों को कुछ में ही सिमटा कर ताउम्र एहसान जताता रहता है। जूली गलत नहीं कह रही थी। माँ ने अपनी पूरी उम्र पापा और हम बच्चों को खिदमत में होम कर दी, लेकिन उन्हें पापा जैसी स्वतंत्रता कभी नहीं मिली। पढ़ी लिखी थी, आर्थिक फैसले की बात तो दूर, कभी शेयर मार्केट या बैंकिंग जैसे विषयों पर बात करने की कोशिश भी करती तो पापा चिढ़ जाते थे। कभी भूले से भी अपनी कमाई का रहस्य नहीं खोला। माँ को छोटे से छोटे फैसले के लिए भी पापा की इजाज़त लेनी पड़ती थी। वो स्त्री होने के एक अभिशापित जीवन की ऐसी बेड़ियों में जकड़ी रहीं जिनसे वो आजन्म मुक्त नहीं हो पाई। बदले में बहुत हुआ तो पापा ने माँ के नाम एक मकान बनवा दिया था। माँ इसी में खुश थी कि पापा ने उनका मान रखा। इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं गया कि बुढ़ापे में इस मकान का क्या करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा रहने का ठिकाना होगा। कल को बच्चों ने बेरुखी दिखाई तो क्या मकान बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगी? क्या अकेले में मकान बेचना आसान होगा? पापा के जाने के बाद वो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पर ही निर्भर रही। पति पुत्र की खुशी में ही एक औरत की खुशी है। मेरा संस्कारी मन पुनः मुझे मूल विषय पर ले आया। मैं तो ऐसा नहीं मानती। पति पत्नी में अगर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है तब तो औरत अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकती है, वरना औरत के लिए वो घर घर नहीं, जेल खाना है। कितना भी कमाए, घर को सजाए संवारे, काम करे, रिश्तों निभाए, लेकिन पुरुष की नज़र में औरतों की स्थिति एक गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं। कितने पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों की योग्यता पर नाज करते हैं। जूली के तेवर कड़े थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शादीशुदा जिंदगी को लेकर उसके मन में इतनी कड़वाहट क्यों है। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, ना उसके पति की आवाज़ सुनाई दी, ना ही बच्चों की। बातचीत का प्रसंग बदलने के विचार से मैंने पूछा, शुभेंदु नहीं दिख रहे हैं? मैं जानती थी तुम ये प्रश्न जरूर करोगी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बिल्कुल नहीं। और अगर कहा भी है तो इसमें नया क्या है? सदियों से गलती हमेशा औरत की ही तो होती है। हम इस परंपरा को निभाने के अभ्यस्त हो चुके हैं। उसने अपना कंधा उचकाकर कहा, मगर मैंने इस गलती को सुधारा है। पीपुल शुड चेंज देयर चीप मेंटालिटी। दे शुड कीप लॉजिकल थिंकिंग, नॉट टू बी माइथ बिलीवियर। जूली का कथन अबूझ पहले की तरह था।
मैं असमंजस में पड़ गई। मैं जानती हूँ तुम भी यही कहोगी कि निभाना तो औरत को ही पड़ता है, कभी परिवार की खातिर तो कभी समाज की खातिर। हर औरत कोशिश करती है, कोशिश मैंने भी की थी। तभी उसकी काम वाली बाई आ गई। खाने में क्या लोगी, वेज या नॉनवेज? मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। मेरी बात पर उसने जोर से हंस दिया। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मत समझना कि बुढ़ापे में सात्विक हो जाओगी तो ईश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग में रहने की जगह बना देंगे। स्वर्ग नर्क सब यही है। वैसे भी भगवान ने स्त्रियों के लिए स्वर्ग बनाया ही कहाँ है। पूरी जिंदगी शतरंज का मोहरा ही बनी रही। पूरे घर को बांधने के प्रयास में ये जान ही नहीं पाई कि जिस डोर से सबको बांधने का प्रयास कर रही थी वो डोर ही कच्ची थी। जितना बांधने की कोशिश करती उतनी ही डोर टूटती जाती और गांठ पड़ जाती थी। जूली ने थी शब्द का इस्तेमाल किया तो कुछ कुछ माजरा मेरी समझ में आ गया। शुभेंदु आर्किटेक्ट था और मैं इंटीरियर डेकोरेटर। एक साथ काम करते हुए कब हम एक दूसरे के करीब आते गए पता ही नहीं चला। मेरा प्रेम युवा मन का कोरा भावुक प्रेम नहीं था, ना ही सिर्फ शारीरिक आकर्षक ही था। शुभेंदु ने मेरी प्रतिभा और व्यक्तित्व को स्वीकार किया था और मैं उसके स्वभाव की मैच्योरिटी को और शराफत की तरफ आकर्षित हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कठिन से कठिन परिस्थिति में से भी उबार लेगा। लेकिन शादी के बाद शुभेंदु कैसे बदल गया कि पता ही नहीं चला। सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन मेरी सराहना तो दूर मुझे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की जाती। कभी मेरी तुलना उसकी बहनों से की जाती तो कभी माँ से। हैरान परेशान सी मेरी आंखें शुभेंदु का सहारा ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन उसके पास तो जैसे सब कुछ चुक गया था मुझे देने के लिए। माँ के हाथों में थमी डोर के इशारों पर नाचने वाला शुभेंदु एक ऐसा पति था जो संबंधों की गरिमा को ही नहीं पहचान पाया। माँ माँ होती है, बहन बहन, सबके अधिकार अलग हैं, सीमाएं बटी हैं, फिर टकराहट कैसी? इन तुलनाओं से उसने अपने घर का वातावरण नारकीय बना दिया था। माँ के सामने मेरी आलोचना करता और बंद कमरे में चार दीवारों के बीच मुझे आलिंगन बंद करके मेरी तारीफों के पुल बांधता। हो सकता है शर्मवश ऐसा करता हो। पति पत्नी के बीच शर्म कैसी? वो मुझसे कम कमाता हो या ज़्यादा, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मायने रखती थी तो वो पारदर्शिता जिसकी कसम हमने 7 फेरों के बीच ली थी। जूली की बातों में दम था। वो आगे बोली, ब्याह के कुछ दिनों बाद ही लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। हमें उन असाइनमेंट को पूरा करना था जिन पर विवाह से पूर्व हमने सिग्नेचर किए थे। चारों तरफ फैले क्लेश और तनाव से बचने के लिए एकमात्र तरीका भी यही था कि हम दोनों पति पत्नी खुद को अपना कैरियर बनाने में व्यस्त कर लें। लेकिन शुभेंदु काम करना ही नहीं चाहता था। अगर उसे समझाती तो वो अपना आपा खो बैठता। दया दिखाती तो छोटे बच्चे की तरह सुबकने लगता। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। चिड़िया भी जब घर लौटती होगी तो वो 2 पल सुस्ता लेती होगी, लेकिन वो सब मुझ पर ऐसे टूटते जैसे कबूतरों के झुंड दाना डालने पर टूटते हैं। पैसा देते समय बुरा नहीं लगता था, लेकिन अपनी सारी सैलरी देकर शुभेंदु के सामने हाथ फैलाऊं ये मुझे गंवारा नहीं था। हद हो गई जब वो मुझ पर हाथ उठाने लगा। तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्यालु हो उठा होगा। जब पति की सफलता पर पत्नी इतरा सकती है तो पति क्यों नहीं? पति सोचे कि औरत हर हाल में उसकी संपत्ति है, उसकी हर चीज़ पर उसका अधिकार है, तो मैं ठोकर मारती हूँ इस सोच पर। मैं उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने वाली गुड़िया नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली जीवन साथी थी। जब पति पत्नी के बीच भावनाओं की कोई जगह नहीं हो तो एक तरफा इस रिश्ते को ढोने का क्या फ़ायदा? बेटा कहाँ है? उसी के पास है। कहता था अगर बेटा नहीं दोगी तो तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। अब तक तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी, मैं नहीं जानती। वो सीधे सपाट शब्दों में बोली। मैं पीछे मुड़कर देखने में विश्वास नहीं करती। अपनी बिंदास जीवन शैली पर गर्व है मुझे। मेरी जैसी महिलाओं की मित्र मंडली हैं यहाँ। आए दिन सैर सपाटे दावतें होती रहती हैं। जूली का विश्वास देखने लायक था।
किसी पुरुष साथी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कभी? वो खिलखिला कर हंस दी। पुरुष का साथ गुनगुनी सुबह की तरह हो तब ना। यहाँ तो पहला दिन ही जेठ की दोपहरी की तरह तपता रहा। दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने जूली के जज्बे को दिल से सलाम किया और फिर उससे एक भावपूर्ण विदाई लेकर भारी कदमों से घर की तरफ रुख किया। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।